Hello everyone, welcome to our channel Agri Addict. I am on mentor Vivek Kumar, MSc scholar at ICAR New Delhi in the Department of Genetics and Plant Breeding. I have secured All India Rank 8 in this year ICAR PG examination in the subject group Plant Sciences, and I have also cleared CUT PG examination this year with 247 marks out of 300. I have done my undergraduation from BU Sabor with overall GPA of 8.92. So last lecture में हम लोगों ने देखा था जितने भी डिजीज होते हैं। लास्ट लेक्चर का एक बार रिकैप कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था डिजीजेज पोल्ट्री में, इसके बाद हम लोगों ने देखा था वैक्सीनेशन, शेड्यूलिंग के बारे में देखा था। हमने किस में देखा था? वैक्सीनेशन शेड्यूलिंग हम लोगों ने कैटल में देखा था। कैटल के बाद हम लोगों ने सीप एंड गोट में देखा था। देन हम लोगों ने देखा था ब्रॉयलर में। देन हम लोगों ने देखा था लेयर में। ठीक, अब हम जो आज स्टार्ट करने वाले हैं पोल्ट्री स्टार्ट करेंगे। इसमें जो है सो हम पोल्ट्री के जो बेसिक इसमें जो टर्म्स यूज किया जाता है उसमें इसके हम लोग इसमें देखेंगे जो इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि पोल्ट्री का जो है सो डिजीज एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन उसका वैक्सीनेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम जनरल जो पोल्ट्री में यूज होने वाले जो टर्म्स हैं, पोल्ट्री का मैनेजमेंट कैसे करना है, बॉयलर के लिए क्या बॉयलर को कैसे हम लोग जो है सो मेंटेन करते हैं, लेयर को कैसे करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग जो बहुत सारे जो टर्म्स होते हैं पोल्ट्री से रिलेटेड उसके बारे में। तो ये स्पीसीज कौन सा स्पीसीज हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है चिकन। इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं? पोल्ट्री के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं फ्लॉक, और जो एडल्ट अनकस्टेटेड मेल चिकन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉक। एडल्ट फीमेल जो होती है चिकन उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हेन। और यंग फीमेल मेल को क्या फीमेल चिकन को क्या बोलते हैं हम लोग? प्यूलेट। और यंग मेल को बोलते हैं हम लोग कॉकरेल। और इसके बाद न्यूबॉर्न को हम लोग क्या बोल रहे हैं? चिक। इसके बाद जो रूस्टर भी जो होता है एडल्ट मेल अनकस्टेटेड होता है। ठीक, और रोस्टर जो होता है ना जो यूज्ड फॉर मीट, रोस्टर क्या होता है? मैच्योर चिकन जो कि चिकन मीट के लिए यूज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोस्टर। कैस्ट्रेटेड मेल को क्या बोलते हैं हम लोग? केपॉन। ये याद रखिएगा, एग्जाम्स वगैरह में ये सब टर्म्स जो है तो आते रहते हैं। ब्रॉयलर क्या होता है? यंग चिकन जो हमारे मीट पर्पस के लिए होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग ब्रॉयलर। ब्रॉयलर रोस्टर में क्या है? जो मैच्योर चिकन मीट के लिए यूज होगा तो वो रोस्टर है, और यंग चिकन जो मीट के लिए यूज हो रहा है वो है ब्रॉयलर। लेयर क्या है? जो चिकन हमारा एग प्रोडक्शन, ये किसके लिए? हमारा एग प्रोडक्शन के लिए जो है सो हमारा एग प्रोडक्शन के लिए जो हमारा है वो क्या है? लेयर है। और लेइंग क्या है? एक्ट ऑफ पार्चुरेशन और इन जो चिकन है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लेइंग। जो अंडे देती है उसको क्या बोलते हैं? लेइंग। चिकन का क्रोमोजोम नंबर जो होता है जो 78 है डिप्लॉयड। ठीक है, n इजिकल टू जो है सो मतलब 39 है। अप्लाइड क्रोमोजोम 39 और डिप्लॉयड कितना है? 78। इंक्यूबेशन पीरियड जो इनका होता है वो 21 डेज का होता है, यानी लेइंग से लेकर के जो हमारा हैचिंग तक का दिन है वो कितना का है? 21 डेज। सेक्सुअल मैच्योरिटी कितना दिन में आ जाता है? 18 से 20 वीक्स के अंदर इनके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाता है। ठीक है, तो इसमें याद क्या क्या रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें हमको याद रखना है ग्रुप को क्या बोलते हैं। इसके बाद इसमें प्यूलेट क्या होती है? यंग फीमेल चिकन जो अभी तक ले नहीं की है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्यूलेट बोलते हैं। ठीक, न्यूबॉर्न को क्या बोलते हैं? चिक। ठीक, इसके बाद रूस्टर और रोस्टर में फ़र्क है। रूस्टर याद रखिए कि जो एडल्ट अनकंस्ट्रेटेड मेल होता है उसको क्या बोलते हैं? रूस्टर। और रोस्टर किसको बोलते हैं? मैच्योर चिकन जो मीट के लिए। और इसमें रोस्टर और ब्रॉयलर इसमें डिफरेंशिएट करके चलना है। रोस्टर क्या होता है? ये भी मीट के लिए यूज होता है बट ये मैच्योर चिकन है। और ब्रॉयलर क्या है हमारा? एक चीज़ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो हमारा रोस्टर है ये क्या है? हमारा मैच्योर है, दोनों मीट के लिए यूज होगा जैसे। और ब्रॉयलर जो है हमारा ये क्या है? यंग है।
दोनों यूज किसके लिए हो रहा है? दोनों यूज हमारा हो रहा है किस पर्पस के लिए? मीट पर्पस के लिए ही। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में? एक मैच्योर है और एक हमारा क्या है? यंग है। सेम कैस्ट्रेटेड मेल को, ये भी हमको याद रखना है यहाँ पर, कैस्ट्रेटेड मेल को क्या बोलते हैं? ये बात भी अच्छे से याद रखना है, केपोन बोलते हैं। ठीक ठीक है, ये चीज याद रखना है। क्रोमोसोम नंबर कितना होता है ये आपको पता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, कुछ टर्म जो है पोल्ट्री से रिलेटेड उसको देख लेते हैं। ठीक, ब्रूड क्या होता है कि जो ग्रुप ऑफ चिक्स जो सेम एज के हैं, यानी ग्रुप ऑफ चिक जो सेम एज के हैं और एक बैच में मेंटेन किया, उनको क्या बोलते हैं? ब्रूड। ब्रूडिंग क्या होता है? नेक्स्ट टर्म हमारा है ब्रूडिंग। देखिए, फर्स्ट डे से लेकर के फर्स्ट डे ओल्ड से लेकर के 5 से 6 वीक तक एज तक जो हम लोग रियरिंग करते हैं यंग चिकन का, और जब तक हीट प्रोवाइड करना होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रूडिंग। ब्रूडर क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो आर्टिफिशियल हीट देता है ब्रूडिंग के टाइम पे। ब्रूडिंग के टाइम क्या होता है कि आर्टिफिशियल हीट की ज़रूरत पड़ती है ताकि उनका ग्रोथ, जो हमारे यंग चिकन है उनका जो है सो ग्रोथ अच्छे से हो जाए। तो यंग चिकन कितना से यहाँ पर लिखा भी हुआ है, फर्स्ट डे टू 5 to 6 वीक्स तक हमको देना पड़ता है। ब्रूडी क्या है? ठीक है, ये एक ऐसी हेन है जो कि ये अंडे देना टेम्पोरली बंद कर चुके, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रूडी। ब्रूडी समझ में आ गया। अब हम बात करें मोल्टिंग। ओल्ड फेदर के शेडिंग के प्रोसेस के क्या बोलते हैं हम लोग? मोल्टिंग बोलते हैं। तीसरा क्या? नेक्स्ट हमारा क्या है? कलिंग। अनवांटेड चिक्स या बर्ड्स को हटाने के प्रोसेस को, यानी फ्लॉक क्या है? उनके फ्लॉक, यहाँ पर क्या? फ्लॉक मैंने पहले ही बताया था। फ्लॉक क्या? ग्रुप, यानी चिकन के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लॉक बोलते हैं। तो उसमें से अनवांटेड बर्ड्स को हटाने के प्रोसेस क्या बोलते हैं हम लोग? कलिंग बोलते हैं, या फिर क्यूलिंग बोल लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिबिकिंग। डिबिकिंग या फिर बीक ट्रिमिंग भी इसको बोलते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि बीक का कंडीशनिंग किया जाता है। बीक कंडीशनिंग किया जाता है, इसमें क्या है कि बीक को टेम्पोरली रिमूव किया जाता है। ठीक है ना, लेयर किसमें? खासकर लेयर हेंस में और टर्की में। और इसमें क्या किया जाता है कि बीक को टेम्पोरली जो है सो छोटा कर दिया जाता है। ठीक, और छोटा करने से ऐसा नहीं कि वो दोबारा ग्रो नहीं करेंगे, वो बीक दोबारा फिर ग्रो कर जाते हैं। तो डीबीकी में क्या करते हैं, जो लेयर्स है हमारे, और टर्की बर्ड अलग एक बर्ड होता है। टर्की जो होता है ना, ये एक डिफरेंट बर्ड है। इसका भी पर्पस हम लोग मीट के लिए करते हैं। इंडिया में तो नहीं, बट यूएसए वगैरह में ये ज़्यादा फेमस है टर्की। इस चिकन की तरह ही होता है, बट ये थोड़ा सा लार्जर इन साइज होता है। चिकन से क्या होता है हमारा? ये बड़ा होता है। नेक्स्ट हमारा इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड, देखिए, जो अंडे के अंदर जो हमारा जो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं, वो उस अंडे के अंदर एम्ब्रियो जब तक पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, उस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड यानी हैचिंग से लेकर के जब तक उनका एम्ब्रियो पूरी तरह से डेवलप ना हो जाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड जो है सो हमारा चिकन में कितना है? 20 से 21 दिन का है। ठीक है। ब्रॉयलर क्या होता है? यंग चिकन होता है, 9 से 12 वीक के एज का होता है, जिसका मीट कैसा होता है? टेंडर होता है। टेंडर मीट होता है, क्या होता है मतलब? सॉफ्ट होता है। ठीक, स्मूथ टेक्सचर स्किन होता है, और फ्लेक्सिबल ब्लेस्टोन कार्टिलेज ऑफ ईदर सेक्स, यानी कोई भी सेक्स हो सकता है। ब्रॉयलर क्या है मतलब? ब्रॉयलर के बारे में हमने पहले भी देखा था। ये क्या होता है? यंग होता है, और इसको किसके पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है? इसको मीट पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट टर्म जो हमारा है ब्रूडर। हाँ, ये तो इसके बारे में हम लोग देखें। आर्टिफिशियल वार्मथ प्रोवाइड करता है, यानी क्या करता है? आर्टिफिशियल हीट देता है। किसको देता है? ब्रूडिंग चिकन्स को। ठीक है, ब्रूडिंग चिकन्स का कब होता है? फर्स्ट डे से 5 to 6 वीक्स तक। ब्रूडर हाउस क्या होता है? चिकन रियर करने के लिए जो ऑर्डर होता है, फर्स्ट डे से लेकर के जब तक उनको 5-6 वीक तक, जब तक उनको आर्टिफिशियल हीट की जरूरत पड़ती है, तो उसको ब्रूडर हाउस बोलते हैं। ठीक,
चिकन के अंदर क्या आता है? चिक्स, ब्रॉयलर्स, लेयर्स, प्यूलेट्स, कॉकटेल्स एंड कॉक्स। चिक क्या होता है? डे ओल्ड चिक्स ओनली को ही हम लोग चिक बोलते हैं। कॉक क्या होता है? मैच्योर मेल चिकन होता है, कोर्स स्किन होता है, टफ एंड और डार्केंड मीट होता है इसका। और ब्रेस्ट स्टोन टिप जो होता है इसका क्या होता है? हार्ड होता है। फीडर क्या होता है? ये ट्रफ होता है या फिर यूटेंसिल होता है जहाँ पे चिकन के फीड को रखा जाता है। हैवी ब्रीड क्या है? ड्यूअल पर्पस या फिर मीट टाइप ब्रीड्स जैसे कि रोड आइलैंड रेड, प्लाइमथ रॉक और न्यू हैम्पशायर। और जो 2.5 kg या मतलब जो सेक्सुअली मेच्योर पर जो होता है ना 2.5 kg या उससे ऊपर होता है फीमेल में। और कॉक के केस में यानी मेल के केस में कितना है? 2.95 kg, इससे ऊपर का है उसको हम लोग हैवी ब्रीड बोलते हैं। लेयर क्या है? ऐसी फीमेल चिकन जो जिसका एज कितना है? 150 डेज लाइट ब्रीड में और 175 डे हैवी में, इसको क्या बोलते हैं? लेयर। ठीक, लेयर का यूज किसके लिए किया जाता है? एग प्रोडक्शन में। एक किसके लिए होता है? एग प्रोडक्शन में। लेयर हाउस क्या होता है? लेइंग चिकन को जिसमें रखा जाता है उसको हमको ले चिकन को रखा जाता है, उसमें क्या बोलते हैं हम लोग? लेयर हाउस। लेइंग नेस्ट क्या होता है? बॉक्स या फिर केज होता है जिसमें जो चिकन हमारी अंडे देती है। परचेज और रूस्ट क्या होता है? ये एक सर्कुलर या फिर रेक्टेंगुलर बार होता है, हॉरिजॉन्टली रखा जाता है, ठीक है ना, जिसमें चिकन रूस्ट कर सकती है, रेस्ट कर सकती है नाइट में। ठीक, इनक्यूबेशन क्या होता है? ठीक, इसमें क्या होता है? इंक्यूबेशन में जो अंडे होती हैं इनको सेवना इसको बोलते हैं। इंक्यूबेशन में क्या होता है? टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी देते हैं ताकि एग के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हमारा अच्छे से हो सके। या इसमें अंदर या पे आर्टिफिशियल भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। आर्टिफिशियल केस में क्या करते हैं कि इसमें एक जो होता है जो ऐसी चिकन जो मतलब अंडे जो है सो मतलब उतना अच्छे नहीं देती है, बट उसको इंक्यूबेशन पर्पस के लिए यूज हो सके, उसमें से नेचुरली भी करा। आर्टिफिशियल में क्या होता है? इंक्यूबेटर का यूज किया जाता है, ठीक है ना। इंक्यूबेटर जो होता है उसके अंदर जो है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन करके रखा जाता है, जिस लगभग कितना दिन तक? 21 दिन तक। क्योंकि हमारे चिकन का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितने दिन का? 21 दिन का है। और उसमें जो टेम्परेचर मेंटेन करके रखा जाता है कितना? 37.2 से 37.7। ये टेम्परेचर क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस हुआ है हैचिंग। हैचिंग में क्या होता है कि इंक्यूबेशन के कंप्लीट होने के बाद जो हमारी चिकन होती है, जो चिक्स होती हैं, वो पूरी तरह से डेवलप होने के बाद एक सेल को ब्रेक करके बाहर आती है। और इसके लिए टेम्परेचर जो हमारा चाहिए होता है 37.5 से 37.8 डिग्री सेल्सियस और 19 डिग्री के और देन 19 से 21 डिग्री के दिन के बाद कितने चाहिए होता है? 36.9 से 37.5 डिग्री सेल्सियस। डिबेकिंग के बारे में हम लोग देख लिया। इसमें क्या किया जाता है? 1/3 ऑफ अपर बीक को हटाया जाता है, ठीक है ना। टंग को छोड़ करके, टंग को ध्यान में रखा जाता है कि टंग हमारा डैमेज ना हो चीज का। ये कब प्रैक्टिस किया जाता है? 10 से 14 डेज। और फिर इसको 14 से 16 वीक्स के पर फिर से रिपीट किया जाता है। डिबेकिंग मेनली किस में किया जाता है? हमारा लेयर्स में किया जाता है। और एक दूसरा बर्ड है जिसको बोलते हैं टर्की, इसमें हम लोग को डिबेकिंग का प्रोसेस करना पड़ता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कुछ पोल्ट्री के ब्रीड। तो पोल्ट्री ब्रीड के जो है लगभग 4 क्लास हैं: एशियाटिक, अमेरिकन, इंग्लिश और मेडिटेरेनियन। हर बर्ड के हर क्लास के अलग अलग ब्रीड है और हर सब किसी का अपना अपना पर्पस है। जैसे एशियाटिक ब्रीड देख ले तो उसमें हमारा आता है असील, कड़कनाथ, घंगूस, चिटागोंग, मिनी ब्राउन देसी, डेनकी, नेकेड नेक, ब्रह्मा, कोचिन और लांगसेन। ये जो होता है ना कि ये इस क्लास के जो हमारे बर्ड्स होते हैं वो लेट मैच्योरिंग होते हैं और लथार्जिक होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा आलसी होते हैं, एक तरह से बोल दीजिए इनको अगर बोला जाए तो। अमेरिकन क्लास में आता है आपका प्लाइमथ रॉक, वेंडोटे, न्यू हैम्पशायर, रोड आइलैंड रोड को जो है सो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में RIR भी लिखते हैं, रोड आइलैंड रोड। और एक है हमारा रोड आइलैंड वाइट, इसको हम लोग RIW लिखते हैं। इस क्लास के जो हमारे ब्रीड होते हैं ना वो मीट पर्पस के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारा इंग्लिश, इसके अंदर आता है ससेक्स, ऑर्पिंगटन, ऑस्ट्रेलोरॉप, कॉर्निश एंड डॉर्की। ये भी मीट के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। मेडिटेरेनियन रीजन का जो हम देखें, अगर मेडिटेरेनियन क्लास का हम देखें अगर ब्रीड, तो उसके अंदर आता है मिनोरका, लेगहॉर्न, एनकोना, स्पेनिश, एंडुलेशियन, ब्लू एंडुलेशियन।
इस क्लास के जो ब्रीड होते हैं वो एग प्रोडक्शन के लिए बेहतरीन होते हैं। यानी मेडिटेरेनियन रीजन का जो है सो अपना किसके लिए बेस्ट है, एग प्रोडक्शन के लिए, एग प्रोडक्शन के लिए बेस्ट है। और ये जो हमारा अमेरिकन और इंग्लिश क्लास है ये हमारा किसके लिए बेस्ट है, ये हमारा मीट पर्पस के लिए बेस्ट है। और एशियाटिक क्लास जो होता है ये काफ़ी लेट मैच्योर करते हैं, जो हमारा इसको जैसे हम लोग बोलते हैं ना देसी टाइप का जो होता है, जैसे असील हो गया, कड़कनाथ हो गया, ये सब जो देसी मुर्गा जिसको हम लोग बोलते हैं वो है। नेक्स्ट हम लोग चलें तो जो हमारा मतलब जो पर्पस है ना, बेस्ड ऑन पर्पस जो होता है ना, ये हमारा यहाँ जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पर है, पर्पस के बेसिस पर है। तो जो हमारा लेयर के है यानी जो हमारा एग प्रोडक्शन के लिए, इसके अंदर आता है लेगहॉर्न और मिनोरका। बॉयलर और मीट टाइप का देखा जाए तो कौन सा, ऑर्फिंगटन और कॉर्निश। ड्यूअल पर्पस का हमको देखा जाए तो कौन कौन सा हमारा, प्लाईमाउथ रॉक, रोड आइलैंड रेड, इसको जैसे कि मैंने बोला RIR भी लिखा जाता है ज़्यादा जगह पे। स्पोर्ट्स और गेम टाइप का अगर हम देख ले, असील, आप लोगों ने ये सुना होगा कॉक फाइट। पुराने टाइम में क्या होता था कि कॉक फाइट कराया जाता था, यानी मुर्गों को लड़ाया जाता था, उसके पर्पस के लिए कौन सा है, असील है। एग्जीबिशन या फिर शो पर्पस के लिए जो है, यानी शो पर्पस के लिए कौन कौन सा है, ये हमारा आता है सिल्की, फ्रिजल्ड और बेंटमास। और देसी टाइप का बात किया जाए, जो देसी मुर्गा, अगर हम लोग ऐसे नॉर्मल भाषा में बोले तो जिसको देसी मुर्गा बोला जाता है वो कौन सा है, कड़कनाथ है, नेकेड नेक है और चिटागोंग है। ठीक है, तो इतना हमको समझ में आ गया। तो अब हम लोग इसको अच्छे से देखते हैं। ये हमारा क्या है, लेगहॉर्न है। ठीक है, ये हमारा मिनोरका है, ये रोड आइलैंड रेड है, इसका कलर भी देख रहे होंगे रेडिश टाइप का। ये हमारा प्लाईमाउथ रॉक ब्रीड है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो असील है। असील किसके लिए यूज किया जा रहा है हमारा, ये ध्यान में रखना है। कभी कभी आता है व्हिच ब्रीड इज यूज फॉर फाइटिंग या फिर स्पोर्ट्स बोल लो आप लोग, ठीक है ना, स्पोर्ट्स या फिर गेम्स या फिर स्पोर्ट्स या फिर फाइटिंग के लिए कौन का यूज, असील। ये हमारा कड़कनाथ है। कड़कनाथ का एक स्पेसिफिक क्या है कि इसका जो मीट होता है ना, ये किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, और बहुत ज़्यादा जो है सो मतलब कॉस्टली होता है इसका मीट। ये हमारा नेकेड नेक है, ये निकोबारीन है, ये जो हमारा है ये हमारा है वैन डोटे, ये हमारा वैन डोटे है, ये हमारा है कॉर्निश। ओके, तो अभी हमने जो है सो जितने ही ब्रीड्स थे और अलग अलग पर्पस के बेसिस पर ब्रीड है उनके बारे में देखा है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, वो है होम ट्रैक ऑफ डिफरेंट चिकन का। जैसे अंकलेश्वर का जो ओरिजिन है वो गुजरात है, असील का छत्तीसगढ़, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश है। बुरसा का जो है सो गुजरात और महाराष्ट्र का ओरिजिन माना जाता है। चिटागोंग का जो है सो मेघालय एंड त्रिपुरा। डनकी का जो है सो आंध्र प्रदेश। दाउथगिर का जो है सो असम। घगूस जो है उसका है आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। हारिंगहाटा ब्लैक का जो है सो आपका वेस्ट बंगाल है, और करकनाथ का मध्य प्रदेश। कलस्थी का है हमारा आंध्र प्रदेश। कश्मीर फेवरेला का है आपका जम्मू एंड कश्मीर, ये तो नाम से ही पता चल जाएगा। मीरी का जो है सो असम। निकोबारी का तो याद रहेगा अंडमान एंड निकोबार। पंजाबी ब्राउन का पंजाब एंड हरियाणा। मेवारी का कहाँ है होम ट्रैक, जो है सो राजस्थान। ठीक है, तो ये हमको अपने को, ये आप लोग जो है सो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ये आपको जो है सो कुछ कभी कभी जो है सो ओरिजिन पूछ देता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। कोई इंपॉर्टेंट ब्रीड जो है सो उसका याद रखना, जैसे कड़कनाथ हो गया, निकोबारी हो गया, इसके बाद असील हो गया, अंकलेश्वर हो गया, चिटागोंग, इन सब जो इंपॉर्टेंट आपको रहेगा, या फिर जितना आप याद कर सके आपको याद कर लेना है। ये देखिए एनिमल हस्बेंड्री में डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एनिमल हस्बेंड्री में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंसेप्ट आने वाला है किसी भी एग्जाम में, क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड, ज़्यादातर जो इसकी चीज़ें हैं फैक्ट बेस्ड है। जहाँ पर समझने वाली चीज़ें जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वहाँ पर कुछ चीज़ें आप समझ सकते हैं, समझ करके ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन किसी का ओरिजिन है, ब्रीड हो गया, ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे ऐसे ही आ जाते हैं। ठीक है, कोई टर्म हो गया उससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठ करके आ जाते हैं, तो इस चीज़ों को आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसका और कोई उपाय नहीं है।
ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग एक के कंपोजिशन को देखें। तो एक का एवरेज वेट जो होता है वो 50 to 60 ग्राम होता है, और एक योक कितना होता है 30%, और व्हाइट कितना होता है 58%, यानी एक व्हाइट आपका 58%, एक योक 30%, और इनर और आउटर सेल मेम्ब्रेन जो होता है सेल कितना होता है 12% के अराउंड होता है। ठीक, और न्यूट्रिएंट कंपोजिशन अगर हम एक का देखें तो 12% प्रोटीन होता है, 11% फैट, 12% मिनरल एंड 65% वाटर होता है। एनर्जी देखें तो 148 कैलोरी पर 100 ग्राम हमको मिल जाता है, यानी लगभग अगर हम लोग देखें तो अगर एक एग हम लोग खाते हैं, 1 एग हम लोग खाते हैं तो उससे हमको 75 to 80 कैलोरी मिल जाता है। एक एग में इतना कैलोरी होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एक की ग्रेडिंग कैसे होती है। तो वेट बेसिस पर भी इसकी ग्रेडिंग होती है। जैसे एक्स्ट्रा लार्ज, जैसे 60 ग्राम जो एक अंडा हमारा अगर 60 ग्राम या उससे ऊपर का है तो उसको एक्स्ट्रा लार्ज बोलते हैं। अगर 53 से 59 ग्राम के करीब है तो उसको हम लोग लार्ज बोलते हैं। मीडियम अगर 45 से 52 ग्राम के करीब हम पर एग आ रहा है तो उसको मीडियम, और अगर 38 to 44 ग्राम के आसपास आ रहा है तो उसको हम लोग स्मॉल बोलते हैं। अब एगमार्क ने भी अपना एक ग्रेडिंग निकाला है जिसको 3 तरीके से बांटा गया है। जैसे ए ग्रेड होता है, बी ग्रेड होता है और कोई ग्रेड नहीं होता है। ए ग्रेड में क्या होना है, क्लीन होना चाहिए, अनब्रोकन सेल होना चाहिए, एयर सेल होना चाहिए, और 4 mm डेप्थ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, फर्म व्हाइट होना चाहिए, और वेल सेंटर्ड योग होना चाहिए, और फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होना चाहिए। तो ये हमारा किस में आता है, ए ग्रेड का आता है। बी ग्रेड क्या होता है, क्लीन होगा, मॉडरेटली टेंटेड सेल होगा, एयर सेल 8 mm डेप्थ होगा, स्लाइटली ऑफ सेंटर्ड होगा, और सेफ विजिबल होगा। और जिसका कोई ग्रेड नहीं माना जाता है, और नो ग्रेड इज एडिबल, जैसे कि कंटेमिनेटेड बाय स्मोक हो गया, केमिकल हो गया, फिर फॉरेन मेटल से कंटेमिनेटेड है, और उसका जो मतलब अपीयरेंस उतना अच्छा नहीं है, तो वो सब हमारा किस कैटेगरी में आता है, वो हमारा कोई भी ग्रेडिंग नहीं हो, नो ग्रेड में आता है। अब पोल्ट्री लेयरिंग का जो रियरिंग का है उसके बारे में तो मैंने पहले लेक्चर में बात किया था, जैसे कि हाउसिंग प्रिंसिपल में। तो पोल्ट्री का हम लोग तीन तरीके से फ्री रेंज होता है, सेमी इंटेंसिव होता है, इंटेंसिव। फ्री रेंज में क्या होता है कि बर्ड्स को हम लोग ना फ्रीली रोम करने के लिए जो होता है ना मतलब छोड़ देते हैं। और इसमें क्या होता है कि ऑर्डिनरी लैंड में पर एकड़ हमारा 100 बर्ड को अलॉट किया जाता है, ठीक है ना। और डिफॉरेस्टेड लैंड है तो 200 बर्ड्स पर एकड़। सेमी इंटेंसिव सिस्टम में होता है कि जो होता है दिन भर तो उनको फ्रीली रोम करने के लिए छोड़ दिया जाता है, बट नाइट में उनको शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। इंटेंसिव सिस्टम में क्या होता है कि जो होता है ना बर्ड्स को जो है ना मतलब एक तरह से केज में या फिर जो है सो कमरे में ही रखा जाता है, जिसके उसी के अंदर उनको जो है सो फीडिंग, वाटरिंग, नेस्टिंग सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और जो इंटेंसिव सिस्टम है जो पोल्ट्री फार्मिंग में इन्वॉल्व है लोग वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसमें केयर करना, फीड प्रोवाइड करना और बेटर मैनेजमेंट ज़्यादा पॉसिबल होता है। तो इसमें भी इंटेंसिव सिस्टम में दो है, एक तो हमारा है डीप लिटर सिस्टम, एक हमारा है डीप लिटर सिस्टम। बर्ड्स को जो है सो वाल्स के अंदर ही रखेंगे, ठीक है ना। और डीप लिटर सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारा खरपतवार या फिर जो लिटर्स वगैरह होते हैं उनका एक थिक, जैसे कि ग्राउंड नट्स, सॉडस्ट, वुड से सबका एक थिक लेयर बनाया जाता है और उस पर हम अपने पोल्ट्री को ग्रो करते हैं। केज सिस्टम में भी आता है, जैसे कि बैटरी केज होता है, और इसको कैलिफोर्नियन केज सिस्टम भी होते हैं। और इसके अंदर जो होता है ना, इसके अंदर मिनिमम स्पेस फीड एंड वाटर जो होता है ना बाहर से ही प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। और जो एक जो देती है ना वो जो इंक्लाइन थोड़ा सा क्या होता है ना कि उनका जो बॉटम फ्लोर होता है हल्का सा इंक्लाइंड होता है, हल्का सा, सॉरी इंक्लाइंड नहीं दिखा, हल्का सा ये क्या होता है इंक्लाइंड होता है, और इसके थ्रू जो हमारे एग्स होते हैं वो रोल करके जो है सो फ्लोर बॉटम पर आ जाते हैं। और केज की टाइप देखें, और मिनिमम एरिया जो बर्ड्स के लिए रिक्वायर्ड है, सिंगल में जो है सो केज है तो 1 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए, मल्टीपल केज में 0.75, और कॉलोनी अगर है तो 0.5 स्क्वायर फीट पर बर्ड को चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेयर का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए पॉइंट ऑफ ले से 1 ईयर तक इसको लेइंग पीरियड बोलते हैं, और जब पहला एग ले करती है तो उसको पुलेट या फिर पुलेट एग बोलते हैं। 40 वाट का एक बल्ब चाहिए 7 फीट के हाइट पर, 7 फीट के यानी ऊपर, यानी इतना डिस्टेंस कितना होना चाहिए 7 फीट होना चाहिए। और एक बल्ब से दूसरे बल्ब का डिस्टेंस कितना होना चाहिए 100 फीट होना चाहिए, ठीक। और लाइट देना चाहिए, लाइट होना चाहिए पूरा। फ्लोर स्पेस कितना होना चाहिए 2 स्क्वायर फीट होना चाहिए पर बर्ड, फीडर स्पेस 4 स्क्वायर फीट और वाटर स्पेस 2 स्क्वायर फीट।
नेक्स्ट स्पेस 1 बॉक्स फॉर, एक बॉक्स के अंदर कितना बर्ड होना चाहिए, 5 बर्ड। और लीटर अगर लीटर सिस्टम है तो उसके अंदर कितना चाहिए, 6 बॉक्स फॉर 5 बर्ड्स। ठीक, हम लोग बॉयलर का मैनेजमेंट कैसे करते हैं देखिए बॉयलर क्या होता है, कोई भी सेक्स का हो उसको मीट पर्पस के लिए गुणन कराना चाहिए। 35 से 40 गेन, और गेन कितना कर ले, 35 से 40 केजी ग्राम से लेकर 2 केजी 6 वीक के अंदर गेन कर ले, ठीक है ना। और डेली फीड कितना होना चाहिए, 4 किलोग्राम ऑफ फीड के से। ठीक, फ्लोर जिसका देखें हम 0 से 4 वीक तक, अब देखते हैं 0 से 4 वीक से ये, और 4 to 8 वीक्स में फ्लोर स्पेस कितना चाहिए, फ्लोर स्पेस कितना, हाफ स्क्वायर फीट, और 4 to 8 वीक में 1 स्क्वायर फीट। फीडर स्पेस कितना चाहिए, 3 स्क्वायर फीट, और 4 to 8 में 6 स्क्वायर फीट। वाटर स्पेस 2 स्क्वायर फीट और 4 स्क्वायर फीट 4 to 8। ग्रोथ मैनेजमेंट की अगर बात करें 8 से 20 वीक्स में, फ्लोर स्पेस 1 से लेकर के 3/2 यानी 1 से लेकर के लगभग यानी 1 to 1.5 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए। फीडर स्पेस कितना चाहिए, 3 का, और इसमें कितना चाहिए 1.52। वाटर स्पेस कितना चाहिए, 2 का। ठीक, इतना हमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि इंक्यूबेशन का प्रोसेस। ठीक है, प्रोवाइडिंग टेम्परेचर। देखिए इसमें क्या होता है कि इंक्यूबेशन के दौरान हमको टेम्परेचर और जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है, या तो आर्टिफिशियल या फिर नेचुरल तरीके से। और जो मशीन इसमें यूज होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंक्यूबेटर बोलते हैं। और इंक्यूबेशन पीरियड जो हमारे चिकन में है वो कितने दिनों का है, वो हमारा जो है सो 21 दिनों का है। इंक्यूबेशन का रिक्वायरमेंट क्या है, देखिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 37.2 से 37.7 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ह्यूमिडिटी 60 to 70%, और मतलब वेंटिलेशन ऐसा होना चाहिए ताकि 21% ऑक्सीजन हवा में हो। अब जो है मतलब वेंटिलेशन, रेगुलर वेंटिलेशन होना चाहिए। ज़्यादा क्राउडिंग होगा और अगर प्रॉपर, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत अच्छा, टेम्परेचर भी अच्छा खासा होता है, तो उस केस में क्या होता है ना कि अगर वेंटिलेशन नहीं होगा तो मतलब उतना बेहतरीन तरीके से एयर का सर्कुलेशन नहीं होने के कारण दिक्कत होगी ग्रो में। ठीक है, इंक्यूबेशन के दौरान जो है रेगुलर एक चीज़ का चेकअप किया जाता है। एक इक्विपमेंट आता है कैंडलर। कैंडलर क्या होता है, एक बॉक्स की तरह होता है, उसके अंदर एक लाइट का सोर्स होता है, मान लीजिए ऐसा एक बॉक्स होता है, उसके ऊपर ना एक स्पेस होता है, ऐसा स्पेस होता है, उसके ऊपर एग को रखा जाता है। नीचे से लाइट का सोर्स आता है, एग को ऊपर रखा जाता है। तो इससे हमको पता चलता है कि एग में कोई माइनर क्रैक तो नहीं है, माइनर क्रैक चेक हो जाता है। इसके बाद थ्रेड की तरह जो है सो हमको एम्ब्रियो दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, थ्रेड से पहले फिर अलग अलग तरह से डेवलपमेंट होता है। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं कि जो हमारा अनफर्टिलाइज्ड एग वगैरह है या फिर जिसमें क्रैक हो चुका है, उस एग को क्या करते हैं हम लोग, डिस्कार्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है हमारा हैचिंग है। देखिए इसमें क्या हैचिंग का प्रोसेस क्या होता है कि इसमें क्या होता है, हमारा जो एम्ब्रियो जो पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, जो चिकन में डेवलप हो चुका है, उसका क्या करता है, एक सेल को ब्रेक करके बाहर आ जाता है इंक्यूबेशन खत्म होने के बाद। और हैचिंग के लिए क्या चाहिए, यानी हैचिंग के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर चाहिए होता है 1 से 18 दिन तक चाहिए होता है 37.5 से 37.8 डिग्री सेल्सियस, और 19 से 21 दिन तक 36.9 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमिडिटी 60% 18 दिन तक होना चाहिए, और उसके बाद 18 दिन के बाद यानी 19, 20 और 21वें दिन 70% होना चाहिए। टर्निंग, यानी देखिए जब इंक्यूबेशन में हमारा इंक्यूबेटर के अंदर रखा जाता है ना, तो उसके अंदर हमको एक को बार बार टर्न कराना पड़ता है। ठीक है ना, 4 घंटे पर से 18 दिन तक हमको चाहिए। जैसे कुछ इंक्यूबेटर जो न्यू इंक्यूबेटर्स आते हैं, कुछ इंक्यूबेटर जो होते हैं उसके अंदर जो हमारा टर्नर्स भी, टर्न का सिस्टम ऑटोमेटिकली होता है, जो कि सेट करने पर हर 4 घंटे 6 घंटे पर उसको टर्न करने रहता है। वेंटिलेशन हमको 1 से 18 तक 8 चेंज, वेंटिलेशन में चेंज कितना होना चाहिए, 8 चेंज होना चाहिए पर आवर, और 19 से कितने पर 12 चेंज होना चाहिए पर आवर। वेंटिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान में रखनी है। पोल्ट्री हाउस कितने तरह का होता है, अब हम देख लेते हैं। लेयर हाउस होता है, ब्रॉयलर हाउस होता है। तो टेम्परेचर की बात करें तो कंफर्ट जोन होता है लेयर के लिए 10 to 24 और बॉयलर के लिए 21 to 24, और ऑप्टिमम कितना होता है 13 to 20 और 24 इसमें बॉयलर में। ह्यूमिडिटी की बात करें तो एक्सेप्टेबल कितना है 50 to 75% पर एक्सेप्टेबल है, और इसमें भी 50 to 75, और प्रिफरेबल यानी ज़्यादा बेहतरीन क्या है 60% ह्यूमिडिटी दोनों को चाहिए ताकि वो बेहतर ग्रोथ कर सकें और आपका जो है सो क्वालिटी प्रोड्यूस हो सके। नेक्स्ट जो हमारा पास है डीपी की। ठीक, इसमें क्या करते हैं हम लोग 1/3 जो अपर बीक है
उसको हम लोग जो है सो कट करते हैं, वो ध्यान में रखते हुए कि टंग को कोई भी नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि बीक तो हमारा दोबारा हो जाएगा, टंग को डैमेज हो गया तो वो नहीं होगा। ठीक है, और ये कब प्रैक्टिस करते हैं, ये प्रैक्टिस करते हैं 10 to 14 डेज एंड रिपीट किया जाता है 14 to 16 वीक पर। और पेन नाइफ से कभी भी नहीं करना है डिबिकिंग। ठीक, ये हमारा डिबिकिंग हो गया। तो अगर हम बात करें तो हमारा जो है सो सारा चीज़ जो है सो खत्म हो चुका है एनिमल हस्बेंड्री पूरी तरह से। तो सबसे पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन, जनरल टर्म्स, इंट्रोडक्शन के बारे में देखा, जनरल टर्मिनोलॉजी जो हमारे थे उनके बारे में देखा, फिर उसके बारे में हमने हाउसिंग वगैरह के बारे में देखा, हाउसिंग वगैरह के बारे में देखा। इसके बाद जो है सो हम लोग जो डिफरेंट चीज़ें जो फॉलो करते हैं, डिफरेंट प्रैक्टिसेस के बारे में देखा। थर्ड में हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखा। इसके बाद जो है सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें हमने फाउल वगैरह का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फोर्थ के बारे में जो है सो हमने केयर एंड मैनेजमेंट देखा। केयर एंड मैनेजमेंट भी हमारा हो चुका है। इसके बाद हम लोगों ने डिजीज देखा, डिफरेंट प्रैक्टिसेस, और यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम भी देखा। सॉरी, फोर्थ में हमने जो है सो ब्रीड्स देखा, कैटल और बफेलो का। फिफ्थ में जो है सो हमने ब्रीड्स ही देखा है। किसका ब्रीड देखा, सीप एंड गोट एंड स्वाइन का। सिक्स में जो है सो हमने जो है सो केयर एंड मैनेजमेंट देखा। केयर मैनेजमेंट कैटल, सीप एंड गोट एंड स्वाइन का। सेवेंथ लेक्चर में हमने डिजीजेस के बारे में देखा, किसमें, कैटल और सीप एंड गोट। एट लेक्चर में जो है सो हमने डीजे देखा, पोल्ट्री एंड वैक्सीनेशन शेड्यूलिंग। नाइन्थ में हमने जो है सो मतलब पोल्ट्री को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। तो आपको जो है सो इतना जो है सो काफ़ी है आपके IBPS AFO मेंस। और इसके अलावा अगर कोई जनरल एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम में इस सिलेबस आता है तो इतना जो है सो मोर देन इनफ है। आप जो है सो कोई भी, चाहे वो कोई भी स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम में आ रहा हो, जनरल एग्रीकल्चर पर्सनल एनिमल हस्बेंड्री है, तो वो इतना जो है सो आपका मोर देन इनफ है। इतना आपको इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि इसके बाद भी जो है सो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक लेक्चर बनाऊँ, जिसमें मैं इतना जितना मैंने बताया उससे रिलेटेड मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। तो चलिए हम आते हैं, हमारा सब्जेक्ट अब खत्म हो चुका है। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने विजेता सीरीज के बारे में। इसके अंदर आपको 50+ स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट सेट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर और उसका डिस्कशन और उसका सॉल्यूशन मिलेगा, 1 to 1 डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे आपके, और इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी। और ये हमारे टॉप रैंकर जो ICRPG एग्जाम के उनके द्वारा प्रिपेयर किया गया है। तो आप जो है सो मतलब इस कोर्स को लें और शेयर करें और फ़ायदा उठाएं इसका, और अपने प्रिपरेशन को अच्छे से जारी रखें। ऑल द बेस्ट, और फिर मिलते हैं आगे कभी। थैंक यू।